हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हमारी स्टडी नोट नंबर 2 की सेकंड क्लास है डिमांड फोरकास्टिंग की। और सेकंड क्लास में हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब आज की क्लास में थ्योरी खत्म हो जाएगी, अब नेक्स्ट क्लास से हो जाएगा प्रैक्टिकल चालू। और अगली 2-3 क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे हम अपना स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल तो कर पाए और साथ में स्कैनर भी सारे प्रैक्टिकल कर दे। तो हम अपने स्टडी मटेरियल और स्कैनर सभी प्रैक्टिकल कर ले दोस्तों। तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेल फोरकास्टिंग, मैंने पिछली क्लास में आपको यहाँ पर छोड़ दिया था कि हमें कुछ मेथड पढ़ने हैं सेल फोरकास्टिंग के, और क्या क्या मेथड है जिससे हम सेल फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 8 मेथड है। कितने मेथड है? 8। मतलब 8वां कोई मेथड नहीं है, मेनली देखा जाए तो 7 मेथड हमें दिया है जो मोस्ट कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड का मतलब क्या है कि हर कोई पर्सन इनका बहुत यूज कर रहा है, इन मेथडों का ज्यादा यूज हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, फर्म्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनका बहुत यूज हो रहा है, इसलिए इनको बोला गया कॉमन मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, और बोल सकते हैं द यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड। पहला मेथड क्या है? सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन और द यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड। यहां पर मैंने नोट तो सारे लिख दिए हैं, नोट तो सारे मैंने टाइप कर दिए हैं दोस्तों। वैसे क्योंकि इसमें ना थोड़ा बड़ा है, 7 के मेथड मुझे आज की क्लास में खत्म कराने थे, इसलिए मैंने ये नोट्स पहले से टाइप कर दिए थे। आपको ये लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका टाइम लग सकता है, पर लिख, जब भी आप लिखोगे ना तो समझ कर पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको। पहले आप एक एक मेथड को खत्म होने दीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइप पहले कर दिया, इस वजह से रीजन क्या है? रीजन इस बात का यह है क्योंकि थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है, तो मुझे 1 घंटे में कवर करना है। क्योंकि 1 घंटे ज्यादा क्लास रखता हूँ तो बोरियत हो जाती है, तो मैं समझाने में इधर ज्यादा ध्यान दूंगा आपको। देखो, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन और यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड क्या कहता है, हम हर एक मेथड को एग्जांपल समझेंगे, और ये एग्जांपल आपको हर मेथड की थ्योरी के बाद लिखना है। जैसे कि ये मेथड की थ्योरी यहाँ खत्म हो रही है, ठीक है, सेकंड मेथड यहाँ, इसके बाद आपको एग्जांपल उतारना है। एग्जांपल समझो, ध्यान दीजिएगा सर। मान लो एक कंपनी है, फर्म है। फर्म ने एक फोन को लॉन्च करा, हमने एक फोन सेल आउट करा वेरियस कस्टमर्स को, अलग अलग कस्टमर को ये फॉर्म को बेचा, फोन को अलग अलग कस्टमर को सेल आउट करा। मान लो कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4, ये उतार लेना, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, कस्टमर 5 और कस्टमर 6। तो अलग अलग कस्टमर को ये बेचा है फोन। तो मान लो अभी मैं 6 कस्टमर लिख रहा हूं, सो ऑन, बहुत सारे कस्टमर थे जिनको ये फोन बेचा, ठीक है सर। अब कस्टमर फोन, जो कस्टमर को बेचा है, अब फर्म के एक पर्सन ने, फर्म का एक पर्सन था, फर्म के पर्सन ने सभी कस्टमर को फोन घुमाया, सभी कस्टमर को फोन घुमाकर पूछा, क्या आप हमारा प्रोडक्ट और खरीदना चाहेंगे? क्या अपने घर वालों के लिए हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे? हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगा? ध्यान सुनना, एक फर्म के एक पर्सन ने सभी कस्टमर को जिनको माल बेचा था, जो हमारे यूजर है, दैट्स कॉल्ड, जो हमने, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीद रखा है और जो हमारे फोन शुरू से है, इनको बोलते हैं एक्चुअल यूजर। क्या बोलते हैं इनको? एक्चुअल यूजर। जिन्होंने हमारा फोन या फिर कोई हमारा प्रोडक्ट, या तो भी मैं फोन की बात कर रहा हूं, पर फोन हमारे लिए क्या है, इधर एक प्रोडक्ट है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसने एक फोन, हमने फोन बहुत सारे यूजर्स को बेचा और बहुत सारे कस्टमर को बेचा है। अब एक फर्म का पर्सन डायरेक्टली कस्टमर से बात कर रहा है, कस्टमर को फोन करके बोला कि कस्टमर भाई, पहले कस्टमर को बोला, आपको हमारा फोन कैसा लगा? उसने कहा बहुत बढ़िया। क्या आप फ्यूचर में हमारा फोन खरीदना पसंद करोगे? फ्यूचर में हम अगर हम फोन लॉन्च करेंगे या और फोन लाएंगे तो आप खरीदना पसंद करोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल खरीदेंगे, अगर मेरा फोन खरीदा तो मैं आपकी कंपनी का ही फोन खरीदूंगा। दूसरे कस्टमर को फोन करा, दूसरे कस्टमर से कहा कि क्या लगता है आपको हमारा फोन कैसा है? अरे बहुत बेकार फोन है, मुंह पे बेइज्जती कर दी, बहुत बेकार फोन है, हैंग इतना होता है, ये है, इतना मैं इतना डाटा डाल नहीं सकता, बड़ी डिसएडवांटेज बताया, बहुत बेकार फोन बताया। तीसरे कस्टमर को फोन करा, कह रहा सर मैंने तो ये फोन खरीदा है, साथ में अपने सारे घर वालों को आपका ही फोन दिलाया है, तो और फ्यूचर में अगर कोई फोन आता है तो मैं खरीदूंगा, फ्यूचर में अगर कोई आपका फोन आता है या ये फोन में बेटर क्वालिटी का फोन आता है तो मैं और खरीदूंगा। सभी कस्टमर को फोन करके सभी कस्टमर से पूछा। एक पर्सन ने, इस पर्सन का जो मेन काम होता है वो ये पूछना होता है कि आप और फोन खरीदना चाहोगे? दूसरा, पहला काम क्या होता है, आप और फोन खरीदना चाहोगे हमारी कंपनी के? दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये होता है कि ये पर्सन दूसरे पूछता है कि हमारे फोन जो आपने, आपके पास अभी जो चला रहे हो आप हमारा फोन, क्या इसमें कोई ऐसा कमियां नजर आई? वो पूछना होता है। तीसरा काम,
पहला काम क्या है, ये क्या पूछेगा कि आप हमारा फोन फ्यूचर में और खरीदोगे, तो कुछ कस्टमर कहेंगे हाँ खरीदेंगे, कुछ कस्टमर कहेंगे हम नहीं खरीदेंगे क्यों, आपका फोन बेकार है। क्या बेकार है वो पूछेगा, भाई क्या कमी आई इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है ये पूछेगा। तो ये क्या होता है, हर कस्टमर ये कहता है भाई मैं खरीदूंगा। अब देखो इसने कहा मैं खरीदूंगा, इसने कहा भाई मैं नहीं खरीदूंगा, इसने कहा खरीदूंगा, इसने कहा खरीदूंगा, इसने कहा मैं नहीं खरीदा, मैं नहीं खरीदा, ऐसे बहुत सारे कस्टमर है। तो हमें कम से कम 50 कस्टमर ऐसे मिले, हमारे मान लो 1000 कस्टमर है तो 600 कस्टमर ऐसे मिले जो कह रहे हैं हम आगे फ्यूचर में भी फोन खरीदेंगे, और अगर हमारा ये फोन खराब होता है तो, और अगर हमें घर में कोई फोन की नीड होगी तो हम इतने फोन तो भी खरीदेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, फर्म ने डायरेक्ट कस्टमर से बात करके क्या करा, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को जाना, कस्टमर के सर्वे करा, कस्टमर के साथ क्या करा, सर्वे। सर्वे किसके साथ करा दोस्तों, सर्वे ऑफ दी बायर, सर्वे ऑफ दी बायर इंटेंशन, बायर की इंटेंशन को देखा, या यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड बोला। यूजर, यूजर कौन है, जिन्होंने हमारा फोन पहले यूज कर रखा है, उनकी एक्सपेक्टेशन, सर्वे ऑफ द बायर एक्सपेक्टेशन, इंटेंशन। अभी एग्जांपल को समझते हैं, एग्जांपल जो हमने समझा उसके पॉइंट पे बात पढ़ते हैं, देखना। अंडर द सिस्टम सेल फोरकास्टिंग एक्चुअल यूजर, एक्चुअल यूजर कौन होते हैं, जिसने हमारा प्रोडक्ट पहले एक बार यूज कर रखा है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसर्न आर कॉन्टैक्टेड डायरेक्टली। एक कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, डायरेक्टली एक्चुअल यूजर से कांटेक्ट करती है, एंड दे आस्क्ड, और कंपनी पूछती है अबाउट देयर इंटेंशन टू बाय द कंपनी प्रोडक्ट, क्या आप हमारा याला प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे, या आप हमारा याला प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे। आपको बहुत सारे फोन आए होंगे कंपनी से क्रेडिट कार्ड के लिए, कंपनी ने कहा भाई हमारे क्रेडिट कार्ड पहले आप यूज करो, क्रेडिट कार्ड वाले ने फिर दोबारा घुमा दिया फोन कि सर हमारा एक नया क्रेडिट कार्ड आया, गोल्ड क्रेडिट कार्ड, ये प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, क्या आप ये ले लेना चाहोगे। आधे तो क्या, तो ये क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। दे क्या है, डायरेक्ट। कस्टमर ने कहा कि नहीं अभी तो मेरे पे है, आगे मुझे नीड होगी तो मैं खरीदूंगा। तो हर कस्टमर से जाकर पूछा कि आप कांटेक्ट करा, हर कस्टमर कौन, जो एक्चुअल यूजर है। एक्चुअल यूजर कौन होता है दोस्तों, इसमें एक्चुअल यूजर वो है जिन्होंने पहले से हमारा कोई प्रोडक्ट यूज कर रखा है, उनको फोन करा, उनसे पूछा, डायरेक्टली उनके पास गए कि आप हमारा और फर्दर खरीदने। दे आस्क अबाउट देयर इंटेंशन, उनकी इंटेंशन जाननी है, क्या क्या सोच रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में, क्या वो और खरीदना चाहेंगे फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट। तो सबको 500 कस्टमर ने कहा हाँ खरीदेंगे, कुछ कस्टमर का नहीं खरीदेंगे, कुछ जिंदगी भर नहीं खरीदेंगे, दोबारा फोन मत करना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर डायरेक्ट सेलिंग से ही पता चल गया, डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करा गया। इस मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करा जाता है, कस्टमर से पूछा जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप हमारा फ्यूचर में प्रोडक्ट खरीदोगे। कुछ कहते हैं हाँ खरीदेंगे, कुछ कहते हैं नहीं खरीदेंगे। सिंपली कोई कहेगा भाई हाँ खरीदेंगे। अब जो खरीदेंगे उनसे पता चल जाता है कि अच्छा है फ्यूचर में ये तो खरीदने वाले हैं, इसलिए फोरकास्ट करने में आसानी रहेगी। 500 कस्टमर कह रहे हैं कि फ्यूचर में खरीदेंगे, तो 500 फोन तो बिक गए। समझ रहे हो आप, समझने की कोशिश करो किस तरीके से फोरकास्ट कर रहे हैं। और ये जो फोरकास्ट होता है ये एस्टिमेटेड करेक्ट माना जाता है, इसमें एस्टिमेटेड, क्योंकि एक दो ही दुक्का पर्सन होगा जो नहीं खरीदेगा किसी कारण की वजह से, मान लो 10-15 ही जने होंगे जो नहीं खरीदेंगे, बाकी तो मैक्सिमम लोग खरीदेंगे क्योंकि हाँ बोला है सबने। तो कहता है द सेल forecast of the product then estimated on the basis of advice and willingness of the various customer। कस्टमर की एडवाइस ले ली, एक कस्टमर को फोन करा, उससे कहा कि भाई हमारे प्रोडक्ट आगे खरीदोगे। उसने कहा भाई एक सर्विस पर खरीदूंगा, अगर आपने हमारे प्रोडक्ट, आपने अपनी फोन की रैम को इंक्रीज करा, हैंग होता है, यह हैंग बहुत होते हैं, बग्स बहुत आते हैं इसके अंदर, और आपके पास यहाँ पर इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी करी तो खरीदूंगा। तो हमें को एडवाइस भी मिली कस्टमर से एडवाइस मिली कि हाँ अब हम नया प्रोडक्ट जब लाएंगे तो हम इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसके कुछ फायदे भी है दोस्तों। ये मेथड क्या होता है समझ में आया, डायरेक्टली कस्टमर से बात करेंगे, कस्टमर से कहेंगे, कस्टमर से पूछेंगे हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा आपको, क्या आप हमारा प्रोडक्ट फ्यूचर में और खरीदोगे, वो हाँ कहेंगे ना कहेंगे, इस तरीके से हम उसकी फोरकास्टिंग करेंगे। सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, ठीक है, इस मेथड को इसको बोलते हैं दिस इज मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ सेल फोरकास्टिंग। डायरेक्ट मेथड क्यों बोला, डायरेक्टली कस्टमर से गो थ्रू करा गया है यहाँ पर। इसके कुछ फायदे भी है। द चीफ एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, पहला, sale forecast under this method is based on the information received or collect from the actual user who buying action will really decided to future demand। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड में क्या होता है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, कलेक्ट कर लेते हैं एक्चुअल यूजर से जिसने हमारा प्रोडक्ट पहले यूज करा हुआ है, फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट और खरीदना चाहता है। तो इससे हमारे क्या होता है, फ्यूचर डिमांड बता सकते हैं कि हाँ 5000 कस्टमर है जो हाँ बोल रहे थे फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट खरीदने की। इसे हाँ उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, एक्चुअल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फोरकास्ट कर रहे हैं तो मैंने पहले ही कहा था फोरकास्ट हमेशा अनुमान होता है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर एक करेक्ट एस्टिमेशन लग सकता है कि यार 5 से 10,000 के बीच में कस्टमर है, 10,000 कस्टमर ने बोला हाँ खरीदेंगे, तो कम से कम 5 से 10,000 के कस्टमर के बीच में हमारी डिमांड बढ़ सकती है, इतने फोन खरीदे जा सकते हैं।
ये हो गया आपके पास, दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ सेल फोरकास्टिंग। ठीक है, डायरेक्टली कस्टमर से बात करी, उनका एडवाइस ली, उनकी इच्छा पूछी, खरीदना चाहोगे नहीं खरीदना चाहोगे, कमियां पूछी, अच्छा कमियां पूछी तो उसका फायदा हो गया, फायदा क्या हो, इसलिए इसको कहा, देखो पहले देखो, सो द एस्टिमेटेड आर करेक्ट। एस्टिमेटेड ज्यादातर इस मेथड में करेक्ट रहता है क्योंकि कस्टमर से डायरेक्टली पूछ लिया ना हमने, खरीदोगे नहीं खरीदोगे। हाँ, एक दो कस्टमर हो सकता है जो कहता है भाई मैं नहीं खरीदना, ये वो है, पहले उसका मन करा था खरीदने का, फिर बाद में नया फोन दूसरी कंपनी ने लॉन्च करा तो अच्छे से फीचर दिखे तो नहीं खरीदने का मन हुआ, हो सकता है। पर यहां पर एस्टिमेट मैक्सिमम क्या होता है, करेक्ट मान हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बी, इट प्रोवाइड अ सब्जेक्टिव फील ऑफ द मार्केट। एक सब्जेक्टिव फील ऑफ द मार्केट मिल जाता है ऑफ थिंकिंग बिहाइंड द बायर इंटेंशन ऑफ द एक्चुअल यूजर। इट मे हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट। कितना सिंपल है, मैंने यहाँ पर क्या बताया, तो मैंने आपको बताया कस्टमर से जा जाकर पूछेंगे, कस्टमर से फोन कर पूछेंगे कि हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे नहीं होगा, वो कह रहा भाई मैं नहीं खरीद रहा, वो कहा, हमने कहा भाई क्यों नहीं खरीद रहे, उन्होंने कहा, एक ने कहा भाई मैं खरीदूंगा आपका फोन, बहुत अच्छा लगा, एक ने कहा भाई मैं नहीं खरीद रहा आपका फोन। कोई कह रहा खरीदूंगा, कोई कह रहा जो कह रहा खरीदूंगा, तो क्यों खरीदना चाहते हो कि भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, तो उसके फायदे देखें, हाँ चलिए ये चीज अच्छी है। कोई कह रहा नहीं खरीदूंगा, तो क्यों नहीं खरीदना चाहते, उसने अपने डिसएडवांटेज बताया उस फोन के, भाई ये बेकार है, इसमें ये बेकार है। तो जो चीज अच्छी है, नया प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करेंगे, नया प्रोडक्ट जब हम डेवलप करेंगे, नया फोन जब मार्केट में निकालेंगे, जो अच्छी चीज बोली कस्टमर ने वो तो डालेंगे, और जो डिसएडवांटेज बताया जैसे कि रैम कम है, हार्ड स्टोरेज कम है, तो उसको और अच्छा करके नए प्रोडक्ट में डालेंगे, जो डिसएडवांटेज को खत्म करेंगे, अच्छी चीज तो डालेंगे, जो अच्छा बोला कस्टमर ने, आपने कहा इसमें ये अच्छा है, ये बेकार है, तो अच्छा चीज तो डालेंगे नया प्रोडक्ट में, और बेकार चीज को सही करके डालेंगे नए प्रोडक्ट में। तो नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा तो बढ़िया तरीके से लॉन्च होगा। तो न्यू प्रोडक्ट के लिए भी ये हेल्प करता है, इट मे हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। क्लियर है, दिस मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट व्हेन द यूजर ऑफ प्रोडक्ट आर नंबर एंड न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। यहाँ बदल जाता है, ये अप्रोप्रिएट इसलिए है, यहाँ पर सीधा सीधा बदल जाता है कि ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमारा नया प्रोडक्ट, अगर हमने ये डिसएडवांटेज हटा दिए, हमने उनसे बात करी कि अगर हम ये वाली चीज बढ़ा दे, ये वाली चीज बढ़ा दे इस प्राइस में, तो आप खरीदोगे, उन्होंने कहा बिल्कुल खरीदेंगे। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ यूजर्स बदल जाते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे फ्यूचर में, और से हमारी फ्यूचर की डिमांड को, नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में भी आसानी रहती है और फ्यूचर डिमांड पता लगाने में भी आसानी रहती है। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर शॉर्ट रन फोरकास्टिंग। छोटे समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में विचार बदल जाते हैं लोगों के ना, डायरेक्ट सेलिंग में रिचार्ज बदल जाता है। लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म 3 महीने 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, इसको भी हम शॉर्ट टर्म में इंक्लूड कर लेते हैं। देखो शॉर्ट टर्म डिपेंड ऑन द कंपनी, ऐसा नहीं कि जो बुक मैंने लिख दिया पहले समझाया वही शॉर्ट टर्म हो गया, कंपनी अपने हिसाब से शॉर्ट टर्म बनाएगी, ठीक है, वो कम में बना ले, वो 1 साल तक शॉर्ट टर्म बना, भाई ये नहीं कि 1 साल 5 साल तक शॉर्ट टर्म होगा, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शॉर्ट टर्म 1 ईयर तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। अब मैंने क्या बताया, 3 महीने से 6 महीने, अप टू 6 महीने शॉर्ट टर्म होता है मेरे हिसाब से, बुक के हिसाब से, जो बुक कहती है, ठीक। तो शॉर्ट टर्म के लिए सही है यार, छोटे समय के लिए है, क्योंकि कस्टमर से हम बोल रहे हैं कि भाई खरीदोगे नहीं खरीदोगे, 1 साल बाद कस्टमर का विचार बदल गया, कस्टमर की थिंकिंग लेवल बदल गई, तो वो गलत है। ये फोरकास्टिंग उस वजह से करो, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए मेथड बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस मेथड में क्या होता है बताओ, इस मेथड में कस्टमर को डायरेक्टली कांटेक्ट करा जाता है और उनसे उनकी इंटेंशन पूछी जाती है कि क्या हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, अगर खरीदेंगे तो क्या रीजन था खरीदने का, अगर नहीं खरीदेंगे तो क्या रीजन है नहीं खरीदने का। इसके कुछ फायदे और फायदे ये है कि आपके पास नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में आसानी रहती है, जब कस्टमर से मिलता है कि ये बेकार है, बेकार, उसको ठीक करके हम डाल सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट में भी आसानी मिलती है। तो ये एक बदल जाता है, एक नंबर ऑफ यूजर बदल जाता है, कितने नंबर ऑफ यूजर हमारे कर देंगे, और ऐसी एस्टिमेशन फोरकास्टिंग थोड़ा करेक्ट रह जाती है, काफी हद तक करेक्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहता है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, बायर की इंटेंशन का सर्वे करो, बायर क्या सोचता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, और जो हमारा प्रोडक्ट पहले से खरीदे होते हैं, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट एक बार यूज करा होता है, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल यूजर, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्चुअल यूजर कहते हैं। समझ में आया पहला पॉइंट। तो यहां आपके फर्स्ट पॉइंट का थोड़ा बड़ा था, पर यहां पर काम की चीज है सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं समझा रहा हूं आपको, सारी चीजें डाल रहा हूं, जो चीज स्टडी मैट के अंदर हमारे पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है सर ये। कलेक्टिव ओपिनियन और सेल फोर्स कंपोजिट मेथड, ये मेथड क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। अब दोस्तों ये मेथड क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इस मेथड में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को 4 अलग अलग टेरिटरी में बेचती है, टेरिटरी मतलब 4 अलग अलग जगह में बेचती है, जैसे कि ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में बेचा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ठीक है, अब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को पूरी इंडिया में बेच रहे, तो ईस्ट वेस्ट, उसने 4 अलग अलग टेरिटरी बना दी, 4 अलग अलग सेक्शन बना दिए कि भाई ईस्ट एक सेक्शन हो गया, वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ईस्ट में इनका एक सेल्समैन है जो इनके प्रोडक्ट को बेचता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मेथड क्या कहता है, यहां पर वेस्ट में भी सेल्समैन है और नॉर्थ में भी सेल्समैन है इनका, तो इन चारों जगह पे इनका एक सेल्समैन है जो इनके प्रोडक्ट को बेचता है।
इनके कंपनी ने कहा कि हम कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेंगे। कस्टमर ने कहा हम डायरेक्टली सेल्समैन से कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्टली सेल्समैन से कांटेक्ट करते हैं और सेल्समैन के ओपिनियन लेते हैं, सेल्समैन के ओपिनियन ले लेते हैं। ये डायरेक्टली सेल्समैन से कांटेक्ट करते हैं और सेल्समैन की ले लेते हैं ओपिनियन। क्या ले लेते हैं दोस्तों? ओपिनियन ले लेते हैं। कि क्या ओपिनियन लेते हैं? कि कस्टमर, जो कस्टमर है, आप कस्टमर को बेहतर जानते हो, सेल्समैन को ओपिनियन लेते हैं। यहां पर डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट नहीं करा जाता, यहां पर सेल्समैन से कांटेक्ट करा जाता है। और सेल्समैन, कंपनी सोचती है कि सेल्समैन को कस्टमर के बारे में ज्यादा पता है, तो कस्टमर से, सेल्समैन से पूछती है कंपनी, कंपनी किससे पूछती है? सेल्समैन के ओपिनियन लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिक सकता है आगे, ईस्ट साइड में हमारा प्रोडक्ट कितनी वैल्यू है, कितना बिक सकता है हमारा प्रोडक्ट। इसमें वेस्ट वाले सेल्समैन से पूछा हमारा वेस्ट में कितना बिक सकता है, नॉर्थ में बोला नॉर्थ में कितना बिक सकता है, ऐसे साउथ में सेल्समैन से पूछा। तो यहां पर इसमें क्या होता है, हमें कस्टमर की ओपिनियन नहीं लेनी होती, हमें अपने सेल्समैन की ओपिनियन, जो अलग अलग टेरिटरी में हमें भेज रखे हैं, जो हमारे माल को बिकवाते हैं, हम जो प्रोडक्ट को बिकवाते हैं, हम इन सेल्समैन से पूछते हैं कि अपनी ओपिनियन बताओ कि हमारा प्रोडक्ट फ्यूचर में कितना बिक सकता है आगे। ये सब सेल्समैन कहते हैं कि भाई सब अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं, और सबने ओपिनियन तो उनको इकट्ठा कर देते हैं, इनको कंसोलिडेटेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा कर देते हैं, सबकी ओपिनियन इकट्ठा करके और इसको अपने कंपनी के एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। यहां पर क्या कर लेते हैं? सबकी ओपिनियन को क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। ये सब अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं कंपनी को, ये क्या करते हैं? सब अपनी ओपिनियन दिया, इकट्ठा कर लिया, एक जगह कर लिया, इनकी सबकी वो ले ली कि एक्सपेक्टेड सेल कितनी होगी मार्केट में। एक ने कहा भाई 5 लाख का माल बिक सकता है हमारे ईस्ट साइड पे, ये कह रहा भाई मेरे तो 4 लाख का, वो कह रहा मेरे 10 लाख का, ऐसे सबकी ओपिनियन ली। अब ये ओपिनियन जो इकट्ठा कर रही है कंपनी ने इसको अपने एक्सपर्ट को भेजा और उसको बोला कि इसको एग्जामिन करो, इसको क्या करो जो तो एग्जामिन करो, एग्जामिन करो और एग्जामिन करके निकालो डिमांड फोरकास्ट। सर एग्जामिन करके निकालो सेल फोरकास्ट, डिमांड नहीं सेल फोरकास्ट, एग्जामिन करके क्या निकालो? सेल फोरकास्ट, सेल फोरकास्ट की एग्जामिन करके निकालो। इस तरीके से ये कहता है ओपिनियन लो, कस्टमर की नहीं, डायरेक्ट किसकी? डायरेक्ट कस्टमर की नहीं, सेल्समैन की। ठीक है, तो कलेक्टिव ओपिनियन और सेल फोर्स कंपोजिट मेथड। सेल फोर्स कंपोजिट मतलब जोड़ना, सारे सेल्समैन का जो ओपिनियन उनको जोड़कर इकट्ठा उस बेसिस पर हम करेंगे डिमांड फोरकास्ट। पढ़ना अंडर दिस मेथड द व्यूज किसके? सेल्समैन की बोल लो, या ब्रांच मैनेजर के, जो हमारा प्रोडक्ट का ब्रांच मैनेजर है। भाई हमने अलग अलग जगह पर, भाई होंडा कंपनी है, होंडा कंपनी अपनी बाइक्स बेचती है, भाई होंडा कंपनी हर जगह नहीं, होंडा कंपनी के शोरूम हर जगह है, उस शोरूम का जो ब्रांच मैनेजर है उससे पूछ लो। अब ब्रांच मैनेजर सेल्समैन से पूछेगा, वहां का जो एरिया मैनेजर है, अब क्या होता है अलग अलग एरिया होते हैं, अलग अलग एरिया के अंदर बहुत सारे शोरूम होते हैं, तो उसका एक एरिया मैनेजर भी होता है, फिर ब्रांच मैनेजर होते हैं, फिर सेल्स मैनेजर होता है जो माल बेचते हैं, एक्चुअल में कस्टमर से बात करते हैं। क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, मान लो दिल्ली एक सिटी है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे एरिया है, तो हर मान लो एक एरिया ऐसे है, मान लो सीपी एक एरिया है, तो सीपी के अंदर हमारा कनॉट प्लेस एक एरिया है, ठीक है, वहां पर एक एरिया मैनेजर बैठा दिया। इस सीपी के अंदर बहुत सारे शोरूम है, इस सीपी के अंदर क्या है? बहुत सारे शोरूम है। दिल्ली के अंदर एक एरिया है कनॉट प्लेस, ठीक, कनॉट प्लेस में एक एरिया मैनेजर होता है जो पूरे एरिया को संभालता है। इस एरिया के अंदर मान लेते हैं 10 शोरूम है, मान लेते हैं कितने शोरूम है? 10 शोरूम है, 10 टोटल कितने? 10 शोरूम। हर शोरूम के अंदर एक ब्रांच मैनेजर होगा, हर शोरूम के अंदर एक ब्रांच मैनेजर होगा, हर शोरूम के अंदर एक ब्रांच मैनेजर होगा, और उस ब्रांच मैनेजर, एक शोरूम के अंदर एक ब्रांच मैनेजर और बहुत सारे सेल्समैन होंगे, एक ब्रांच मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन होंगे। तो यहां पर कंपनी दिल्ली के जो होंडा कंपनी है तो ऑल ओवर इंडिया है, होंडा कंपनी दिल्ली में सीपी एरिया के मैनेजर से पूछेगी, हाँ भाई बताओ, सीपी एरिया मैनेजर क्या बोलेगा? ब्रांच मैनेजर से पूछेगा, ब्रांच वाला क्या बोलेगा? अलग अलग ब्रांच के सेल्समैन से पूछेगा। इस तरीके से इंफॉर्मेशन जाएगी, सबके व्यूज लेकर इस तरीके से फोरकास्टिंग करेंगे। असली चीजें कस्टमर को कौन जानता है? सेल्समैन। असली कस्टमर कौन जाता है? एक ब्रांच में, एक शोरूम में बहुत सारे सेल्समैन होते हैं जो कस्टमर से बात करके प्रोडक्ट को बिकवाते हैं। ये अपनी ओपिनियन इसको दे देंगे, ये ओपिनियन, सभी ओपिनियन अपनी इकट्ठा करके किसको देंगे? एरिया मैनेजर को, एरिया मैनेजर इकट्ठा कर देंगे, या डायरेक्टली कंपनी से हो सकते हैं सेल्समैन। तो सभी की ओपिनियन ले सकते हैं, सेल्समैन, ब्रांच मैनेजर या एरिया मैनेजर, अपने अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, इस मेथड में व्यूज ले जाते हैं, ओपिनियन ले जाती है, सेल्समैन बोल लो, ब्रांच से ले लो, या एरिया मैनेजर से बोल लो, एंड सेल्स मैनेजर आर सिक्योर फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मार्केट। हर एक सेल्स मैनेजर को पता है कि भाई मार्केट क्या है, इधर की मार्केट क्या है, इस एरिया की मार्केट क्या है ना, सबको। तो सेल्समैन बीइंग क्लोज टू एक्चुअल यूजर, सेल्समैन कौन होता है? ब्रांच मैनेजर क्लोज नहीं होता, वो तो ब्रांच में बैठा होता है, आराम से इसकी हवा खा रहा होता है। बातचीत कौन करता है? सेल्स मैनेजर, माल बेचता है। आप कहीं बाइक खरीदने जाओगे तो वहां बैठे होंगे 2-3 जने कि भाई हाँ कौन से बाइक क्या फीचर बताएंगे, ब्रांच मैनेजर तो अंदर बैठा होता है आराम से, है ना।
तो सेल्समैन बीइंग क्लोज टू एक्चुअल यूजर आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड सेल इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी एंड सेक्शन। वही कि भाई उस एरिया में उस जगह पे जो सेल्समैन है उसके कितना है ना। तो सभी अलग अलग जगह के जो सेल्समैन है वो क्या बताएंगे, एक्सपेक्टेड सेल बताएंगे कि फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है, कस्टमर क्या कह रहा है। ठीक है सर। द एस्टिमेटेड ऑफ इंडिविजुअल सेल्समैन आर कंसोलिडेटेड, मतलब जोड़ देंगे, एंड फाइंड आउट द टोटल एस्टिमेटेड सेल फॉर कमिंग सेशन। हम होंडा कंपनी क्या करेगी, अब होंडा कंपनी हर एक सेल्समैन से पूछेगी, जितने शोरूम है उनके एरिया मैनेजर ब्रांच मैनेजर सबको बुलाएगी, सेल्समैन से पूछेगी हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या प्रोडक्ट हमारा आगे बिक सकता है, और तो वो अपने ओपिनियन देंगे, सर इतना ये वाला प्रोडक्ट बिक सकता है, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है मार्केट के अंदर और बिक सकने के चांसेस है, कस्टमर बहुत पूछ रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ये बाइक ज्यादा बिकने के चांसेस है, एक बाइक में इस बाइक को कुछ नहीं पूछे इसको बंद करो, ये बाइक को और आगे लाओ, ये सब बताएंगे ना, क्योंकि एक चीज ज्यादा बिकती है, एक चीज ज्यादा बिकती है, तो जब ये बाइक आती है तो लगता है कि हाँ यार ये बाइक में नई फीचर्स है इसको खरीदते हैं, तो वही बात है। तो सभी अपने ओपिनियन देंगे, सबके ओपिनियन को कंसोलिडेट करेंगे और कमिंग सीजन की सेल को फाइंड आउट करेंगे। पर जो ओपिनियन होगा दीज एस्टिमेट आर देन फर्दर एग्जामिन बाय द सक्सेसिव एग्जीक्यूटिव लेवल। जो मेन एक्सपर्ट होते हैं जो कंपनी के, वो एग्जीक्यूटिव लेवल जो है मेन बैट टॉप पे, वो क्या करते हैं, इनको एस्टिमेट करते हैं अलग अलग फैक्टर्स के, जैसे कि प्रपोज चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, क्या भाई सेल्समैन ने कहा सर डिजाइन काफी अच्छा और अगर इसमें और चेंजमेंट हो जाए तो वो डिजाइन को चेंजमेंट फ्यूचर में बेचेंगे। हमको ये पता चल जाता है सेल्समैन से, ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है, इतने चांसेस बाइक के बिकने के, और ये बाइक अभी लॉन्च करी और बिक रहा है और बिक रहा है और बिक रहा है और डिमांड आ रही है, तो फ्यूचर में और बिक सकता है, तो डिजाइन चेंज करना है भाई डिजाइन चेंज कर देगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और बढ़ाओ, ठीक है, सेलिंग प्राइस बढ़ाना है कम करना है बढ़ाओ, क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही है, सेलिंग प्राइस थोड़ा हाई कर दो, डिजाइन चेंज करके थोड़ा सेलिंग प्राइस हाई कर दो। ठीक है, कंपटीशन वगैरह सब कुछ देखते हुए बिफोर द फाइनलाइजिंग इमर्ज ऑफ द फोरकास्टिंग ये निकालते हुए कितनी सेल होगी। भाई अब देखो एक्सपर्ट क्या करेगा, बाइक का डिजाइन चेंज करेगा तो सेलिंग प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और कराएगा तो सेल थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से एंड में फाइनलाइज करेंगे सेल फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, इसलिए इसको कलेक्टिव ओपिनियन कहा गया। सभी के ओपिनियन लेकर कलेक्ट कर लो और उसके बाद उसमें कोई चेंजमेंट करना है, चेंजमेंट करके उसके बाद फोरकास्टिंग करेंगे सेल की कि कितना बिक सकता है अब ये प्रोडक्ट, और चेंज करने के बाद थोड़ा हल्का फुल्का। समझ में आया, ये होगी कलेक्टिव ओपिनियन। ठीक है सर। ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट और एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड, ये बड़ा सिंपल है, ये क्या कहता है सर यहां पर, अब इसका मतलब क्या है, ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट और एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड, बात एक ही है, कुछ भी बोल लो, ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट बोल लो या एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड बोल लो, इसके अंदर क्या होता है जरा ध्यान देना। देखो यहीं पढ़ लेते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, कंबाइन करना, फिर एवरेज निकालना, फिर इवेल्युएट करना इन सम अदर वे क्या, द ओपिनियन लेंगे किसकी, टॉप एग्जीक्यूटिव्स की ओपिनियन ली जाएगी, व्यूज ली जाएंगे। अब क्या होगा, पहले हम कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे थे, फिर हमने कहा कस्टमर से नहीं, दूसरा मेथड क्या कह रहा था, सेल्समैन से कांटेक्ट करो, ब्रांच मैनेजर एरिया मैनेजर से कांटेक्ट करो। अब यहां पर दोनों को छोड़ दो, कह रहा है टॉप एग्जीक्यूटिव की ओपिनियन लो। ये मेथड कहता है कि एग्जीक्यूटिव के तो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर, जैसे कि आप प्रोडक्शन मैनेजर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, इन सबसे पूछो, जो अलग अलग फील्ड के एग्जीक्यूटिव, इनसे बोलो। एग्जीक्यूटिव जो है ना, मेन जो बैठे हुए बंदे हैं फाइनेंस में, जो मेन बंदा पर्सन बैठा है जो सबको मैनेज कर रहा है ना, तो ये फाइनेंस मैनेजर का जो मेन मैनेजर है, चीफ मैनेजर बोल सकते हैं उनको, फाइनेंस मैनेजर या आपका मार्केटिंग का मेन चीफ मैनेजर जो है, उन सब की व्यूज लो, उन सबसे पूछो क्या तुम्हें क्या लगता है कि मार्केट में कितनी सेल होगी, उनको कंबाइन करो और एवरेज बेसिस पे इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट करने के बाद फिर निकालो कि कितनी सेल फोरकास्ट हो सकती है। तो फोरकास्टिंग किसके बेसिस पे निकाला, टॉप एग्जीक्यूटिव के ओपिनियन और व्यूज के बेसिस पर निकाला गया है। फाइनेंस मैनेजर का जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनसे पूछा भाई क्या लगता है तुम्हें अपने अकॉर्डिंग कि कॉस्ट कितनी रखोगे, तो किस हिसाब से। अब प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा भाई किस तरह से लगता है कि तुम कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे जिससे हम निकाल, और फाइनेंस में मार्केटिंग से लगा कितनी मार्केटिंग करके तुम, तो सबका अलग अलग रोल है। फाइनेंस मैनेजर क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे, भाई क्या है कॉस्ट फाइनेंस में। मार्केटिंग क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देगा, वो एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे बताएगा भाई हम इतनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इतना बिक सकता है। फाइनेंस कहेगा भाई इतनी कॉस्ट हम कंट्रोल करेंगे जिससे हम और बिक सकता है। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, प्रोडक्ट का डिजाइन देखेगा, भाई ऐसा इस तरीके से बढ़िया डिजाइन बनाया तो बिक सकता है। तो सबकी अलग अलग ओपिनियन लेकर और वो ओपिनियन को इकट्ठा करके एवेल्युएट करके एवरेज निकालकर, एवरेजिंग करके भाई बराबर देखा, भाई किसने कहा बहुत ज्यादा तो एवरेज देख लिया, तो को कह रहा भाई एक फाइनेंस मैनेजर कह रहा भाई 10 लाख की सेल हो जाएगी, एक कह रहा से 2 लाख की होगी मेरे हिसाब से, एक कह रहा जी 5 लाख की, सबका एवरेज निकाल लिया। उस बेसिस पर कॉम्बिनेशन करके इनकी फोरकास्टिंग करी, इसको बोलते हैं ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड। सिंपल है नहीं है। तो पहले कस्टमर से कांटेक्ट करा,
फिर या दूसरे मेथड में कहा सेल्समैन से कांटेक्ट, एवरेज ब्रांच मैनेजर या एरिया मैनेजर से कांटेक्ट करो। तीसरा हमने कहा कि भाई देखो ऐसा करो, सभी डिपार्टमेंट के टॉप एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट करके उनकी ओपिनियन लो और एवरेज बेसिस पर उनका क्या निकालो, फोरकास्टिंग करो सेल्स की। समझ में आ रहा है यहाँ? यहां पर आप किसकी ओपिनियन ले रहे हैं? एक्सपर्ट। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि उस फील्ड का, उस मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टॉप, जो सबको मैनेज कर रहा है पूरी मार्केटिंग को। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? अंडर दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट ओपिनियन फॉर द स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक्सपर्ट होंगे, किस चीज में एक्सपर्ट होंगे? ये निकालने पे कि एक कंपनी ने अगर प्रोडक्ट लॉन्च करा तो वो कितना चल सकता है ऑन द पास्ट डाटा। भाई कंपनी अगर हर बार प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, भाई नई नई कोई कंपनी है तो नया से नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। मान लो एक मोबाइल कंपनी है तो हर बार नया का नया मोबाइल, एक मोबाइल चलना चलेगा सदियों तक। एक साल में 3-3 4-4 मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं अब, है ना? एक ही कंपनी लॉन्च कर रही है। तो आप देखो, तो एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब है कि यहां पर एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे, उनसे बोलेंगे भाई कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो आपके पास डिजाइन है प्रोडक्ट का, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइसिंग वगैरह के हिसाब से मार्केट में देखो क्या हमारा चल रहा है। तो उनसे ओपिनियन लेंगे कि भाई मार्केट में हम किससे, मान लो आप एक्सपर्ट हो कि भाई इस चीज में कि बता सकते हो कितना, तो आपसे पूछेंगे कि हमारी फोरकास्टिंग कैसे चलेगी, हमारी सेल फोरकास्टिंग के बारे में आपसे डिस्कस करा जाएगा, उस बारे में कि हमारी सेल कितनी हो सकती है फ्यूचर के अंदर। तो कहता है ये बाहर, पहले वाला तो ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, इंडिया कह रहा हूं, ये कंपनी के लोग नहीं होते, बाहर के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है? ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट गिवन इन द न्यूज़पेपर, जर्नल ऑफ फॉर ट्रेड, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट एजेंसी, प्रोफेशनल एक्सपर्ट आर टेकन। इसका मतलब यह है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी ओपिनियन किसी भी, अगर कंपनी ने लॉन्च करा प्रोडक्ट, तो एक्सपर्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट कितना आगे तक बढ़ सकता है, कितना ही खत्म हो जाएगा, वो अपनी ओपिनियन न्यूज़पेपर में, आपका जर्नल में, जर्नल क्या होता है, एक मैगजीन तरीके की होती है, वो ट्रेड जर्नल होता है जो सिर्फ ट्रेड के लिए होता है कि भाई अगर उसको पढ़ेंगे, अगर हमने देखा, आप न्यूज़पेपर देखेंगे भाई हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, ये एक्सपर्ट होता है जो ओपिनियन रखता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इतना अप कर गया, ये नीचे कर गया, तो उनकी ओपिनियन लेकर तो वो क्या करते हैं, ये सारे ओपिनियन अपने न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, उनके को एनालाइज करके। हमने कहा एक्सपर्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट का, हमारे जब हमने मान लो कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च करा, एक्सपर्ट ने कहा उस प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ कंपनी का, उसकी अब एनालिसिस करेगा, वो अपनी एनालिसिस करेगा कि भाई कितना प्रोडक्ट मार्केट में चल सकता है, कब तक चलेगा, क्या रहेगा, कितने और सेल बढ़ सकती है, तो ये न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, ये ट्रेड न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, जो बिजनेस न्यूज़पेपर होता है उसमें, उसमें डाल दिया। अब कंपनी क्या करेगी, उस न्यूज़पेपर से उसको एनालाइज करेगी कि ये एक्सपर्ट क्या करे, अलग अलग एक्सपर्ट की राइज लेगी। बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं कि भाई प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट, मान लो हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च करा, बड़ी कंपनी है, मान लो टाटा ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, टाटा कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च, बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, अलग अलग एक्सपर्ट, टाटा कंपनी के जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उस पर अपनी ओपिनियन देंगे और वो ओपिनियन न्यूज़पेपर में डाल देते हैं। न्यूज़पेपर से अब टाटा कंपनी न्यूज़पेपर से सभी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर एनालाइज करेगी, उसके बिहाफ पर डिमांड फोरकास्टिंग करेगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? समझे? टाटा कंपनी ने एक नई कार लॉन्च करी, ठीक है, नया कार लॉन्च करा, मार्केट में तबाही मच गई, एक्सपर्ट आए कह रहे बहुत आगे चलेगी, इसकी सेल आगे 4 क्वार्टर तक बिक सकता है, कोई एक्सपर्ट कह रहा है 3 क्वार्टर, कोई एक कह रहा है, कोई कह रहा है बहुत ज्यादा चल सकती है। तो सभी एक्सपर्ट ने अपनी अपनी ओपिनियन न्यूज़पेपर में डाल देते हैं। न्यूज़पेपर में एक्सपर्ट ओपिनियन इसे डालते हैं क्योंकि लोग भी खरीदते हैं, क्योंकि लोग देखेंगे अच्छा एक्सपर्ट कह रहा है कि भाई सही कार है, बहुत अच्छी कार है, तो खरीद लेनी चाहिए। तो उस हिसाब से फिर कंपनी उन सभी एक्सपर्ट की जो न्यूज़पेपर में डाला, जो बिजनेस न्यूज़पेपर में डाला, उनकी क्या करती है, उनकी एक्सपर्ट की ओपिनियन को ले लेती है, फिर एनालाइज करती है, अच्छा ये एक्सपर्ट ये कह रहा है, ये एक्सपर्ट कह रहा है, तो सही कह रहा होगा, तो इस बेसिस पर फोरकास्ट करा जाता है ऑन एन एवरेज बेसिस। तो यहां पर एक्सपर्ट की सिंपल ये मेथड क्या आता है कि आप एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लीजिए और उसके, तो सभी की ओपिनियन ली जा रही है, पहले कस्टमर से बोला, ठीक है, फिर सेल्समैन, एरिया मैनेजर या ब्रांच मैनेजर से बात करी, फिर उसके बाद टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स, उनकी बात करी, फिर आप एक्सपर्ट ओपिनियन। ये हमारे 4 टॉपिक रहे एक्सपर्ट ओपिनियन तक, ठीक है। मार्केटिंग टेस्ट मेथड, मार्केट टेस्ट मेथड, ये बड़ा सिंपल है, देखो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। दोस्तों एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं एक कंपनी है, क्या एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कंपनी है, एक कंपनी को अपने एक नया प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है, इसने एक नया प्रोडक्ट मार्केट में, इसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मान लो इसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इलेक्ट्रॉनिक कार का। कंपनी कह रही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कार लेकर आएंगे। अब क्या हुआ, कंपनी कह रही है भाई इलेक्ट्रॉनिक कार लेकर आएंगे, तो उन्होंने कहा भाई मार्केट में कितनी डिमांड होगी, मान लो हमने ज्यादा प्रोडक्ट बना लिया और नहीं बिका, तो हमने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर ली, नहीं बिका, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक मार्केट टेस्ट करती है। क्या? कंपनी पूरे इंडिया में नहीं बेचेगी,
कंपनी ने एक स्टेट को पकड़ लिया, मान लो दिल्ली को। कंपनी ने एक स्टेट को पकड़ लिया, मान लो दिल्ली, पूरी इंडिया में नहीं बेच रही है, कंपनी ने एक स्टेट को पकड़ लिया दिल्ली को। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक कार बेचना चालू करा, इलेक्ट्रॉनिक कार बेचना चालू करा। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक कार बेचना पड़ेगा, उसके बेसिस पर कितनी कार बिकी, कितना लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कितनी कार और खरीदने की डिमांड आ रही है। एक स्टेट में, पूरी मार्केट में नहीं। कंपनी ने कुछ कार का मैन्युफैक्चरिंग करा, मान लो 10,000 कार कंपनी ने बनाई इलेक्ट्रॉनिक कार, और इसको दिल्ली मार्केट में बेचने की, दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली स्टेट के और कहीं नहीं, सिर्फ दिल्ली स्टेट के अंदर बेचने की डिमांड आ रही है बहुत ज्यादा, अलग अलग स्टेट से भी डिमांड आ रही है। तो कंपनी ने ये दिल्ली में बेचा कुछ प्रोडक्ट। अब कंपनी कह रही है, कंपनी को लग रहा है कि यार बहुत डिमांड आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कारों की, तो अब कंपनी ने एक मार्केट टेस्ट करा कि भाई इधर 10,000 कार 2 दिन में बिक गई, अरे ये तो बहुत तगड़ा हो गया, 2 दिन में 10,000 कार बिक गई, इतना डिमांड आ रही है। तो कंपनी अब क्या करेगी, 10 लाख कार बनवाएगी और पूरी इंडिया में मार्केट में बेचेगी। तो कंपनी ने पहले क्या करा, कुछ प्रोडक्ट बनाकर टेस्ट करा एक पर्टिकुलर स्टेट पे जाकर, टेस्ट करा कि कितनी बिक सकती है स्टेट के अंदर। उस टेस्ट के बेसिस पर कंपनी अब आगे की फ्यूचर सेल को फोरकास्ट करेगी। इसको बोलते हैं मार्केट टेस्ट मेथड। समझ में आया नहीं आया? कंपनी क्या करेगी, पहले कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेगी प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट जो लॉन्च करना चाहती है उसको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेगी, छोटा पार्ट, उसको कुछ एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर सेल आउट करेगी। वहां देखेगी कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, फिर उस टेस्ट के बेसिस पर पूरे इंडिया की मार्केट में बेचेगी। इस तरीके से रहता है मार्केट टेस्ट मेथड। लो जी ध्यान दीजिएगा, अंडर दिस मेथड सेलर सेल हिज प्रोडक्ट इन पार्ट ऑफ द मार्केट। इन पार्ट ऑफ द मार्केट मतलब अभी एक दिल्ली वाली मार्केट में बेचा है, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, एंड मेक द असेसमेंट ऑफ सेल। फिर निकालते भाई कितना बिकता है, मान लो 10,000 कार निकाली इलेक्ट्रॉनिक कार, वो बिक गई दिल्ली के अंदर, बहुत जल्दी बिक रही है। तो अब टेस्ट निकाला, देखा कि रिजल्ट क्या आया, कितनी जल्दी बिक रही है, क्या डिमांड आ रही है, उस बेसिस पर एंड फुल मार्केट में बेचते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, टेस्टेड रिजल्ट। तो टेस्ट सेल हुई है, जो सेल हमने करी है छोटे पार्ट में, अभी कम पार्ट में जो सेल करी है मार्केट टेस्ट के लिए कि कितना हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है। तो उस बेसिस पर भाई इतना प्रोडक्ट है मार्केट, मान लो कंपनी ने 10 लाख प्रोडक्ट मंगा लिए, 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक कार मंगा ली, नहीं बिका फिर, तो डिमांड फोरकास्ट करना पड़ेगा ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कंपनी के लिए। तो कंपनी क्या कर रही है, पहले एक छोटी जगह पर जाकर कुछ टाइम के लिए, सम टाइम के लिए कुछ सेल कर रही है, देख रही है कितना भाई क्या है रिजल्ट, क्या है, क्या आता है, कितना बिकता है, कितनी डिमांड आ रही है, उस बेसिस पर पूरी मार्केट में बेचती है, फिर उस हिसाब से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करके। ये जो कहते हैं मार्केट टेस्ट मेथड। दिस मेथड इज क्वाइट अप्रोप्रिएट व्हेन द प्रोडक्ट इज क्वाइट न्यू इन द मार्केट और गुड एस्टिमेटर आर नॉट अवेलेबल और व्हेन द बायर डू नॉट प्रिपेयर देयर न्यू परचेज प्लान। सिंपल, एक तो ये प्रोडक्ट तब मार्केट में होगा जब जो बायर है, मान लो आप एक नई कार खरीदना चाहते हो, ठीक है, आपने नई कार खरीद ली, तो अब आप दूसरी कार नहीं खरीदना चाहते, आपको दूसरा प्लान नहीं है कार खरीदने का, यही कार खरीदनी है और दूसरा कोई प्लान नहीं है, या तो ये होगा तब ये मेथड अप्लाई हो सकता है। सोचो ना भाई, दिल्ली के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कार आई, ठीक है, दिल्ली, अब वो पूरे स्टेट में जाएगी, महाराष्ट्र, यूपी, केरला वगैरह सब, पूरी जगह, पूरी इंडिया में जानी है। तो सब चाह रहे भाई मेरे को कार खरीदने में, यही कार खरीदूंगा मैं, आपको दूसरा प्लान नहीं है कोई खरीदने का, या प्रोडक्ट जो है नया आ रहा है, प्रोडक्ट दिल्ली में जो कार बिकी उससे भी नई एडवांस लेवल का प्रोडक्ट आ रहा है और नया आ रहा है। तो उस तरीके से यहां पर तब ये होगा भाई, नया प्रोडक्ट हो तब ये मेथड अप्लाई हो सकता है। दूसरा, जो बायर है वो दूसरी कार खरीदने में पसंद ना करे, वो दूसरा परचेज प्लान ना करे, अपना यही कार खरीदने की सोचे, तब ये मेथड अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो मार्केट टेस्ट मेथड में क्या था, पहले कुछ जगह पे बेचो, देखो क्या रिजल्ट है, उस बेसिस पर पूरी मार्केट में बेच दो फिर इंडिया की। ठीक है, दैट्स कॉल्ड मार्केट टेस्ट मेथड। क्लियर है या नहीं है? देखो, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये हमारा प्रैक्टिकल है, जिसको हम अगली क्लास में स्टार्ट भी करेंगे। प्रैक्टिकल है, अभी तो क्लास खत्म नहीं हो रही दोस्तों, अभी पढ़ना, इसका थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट तो खत्म करेंगे अभी। ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे इसका। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड क्या कहता है, देखो, अंडर दिस मेथड अ ट्रेंड ऑफ अ कंपनी industry sale is fixed with the help of historical data relating to the sale which are collected, observed and recorded at a successive interval of the time। देखो, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड ये कहता है कि पास्ट में क्या सेल हुई कंपनी की, पास्ट में कंपनी की क्या सेल हुई, वो सेल हर साल होगी ऐसा ये एज्यूम करते हैं, और इस बेसिस पर नया कैलकुलेशन करते हैं फोरकास्टिंग ऑफ सक्सेसफुल लेवल। क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं कंपनी की 10 सालों की सेल हमें गिवन है, यही पेपर में आएगा, यही मेथड ही हमें करना है पेपर के अंदर, यही पेपर में आएगा दोस्तों। कंपनी की 10 सालों की सेल हमें गिवन है, हमसे पूछ रहा है कंपनी की 11वीं साल की सेल, तो हम 11वीं साल की सेल जो निकालेंगे वो 10 सालों की पास्ट डाटा के सेल के बेसिस पर निकालेंगे। इसी को हमने कहा, उसको एब्जॉर्व करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और कैसे कलेक्ट, एब्जॉर्व, रिकॉर्ड करा जाता है इसके लिए बनाया गया फॉर्मूला।
और उस बेसिस पर सक्सेसिव इंटरवल की मतलब अगले ईयर की सेल फाइंड आउट करेंगी। मुझे अगले ईयर की साल की नेक्स्ट ईयर की सेल निकालनी है। मैं चाहता हूं मेरी नेक्स्ट ईयर की सेल कितनी होगी, तो मेरे को 10 सालों की सेल जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगी उस बेसिस पर मैं अपनी नेक्स्ट ईयर की सेल पे निकालूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये एज्यूमेशन होते हैं कि इंडस्ट्री की सेल जो होती है फिक्स रहती है, फिक्स इन द सेंस कि ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होती। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बाकी सब रहता है। तो सच डाटा इज जनरली रिफर्ड एज अ टाइम सीरीज। इस डाटा को, जो डाटा में मिलता है 10 सालों का जो डाटा हमें गिवन होगा सेल का, इस डाटा को बोलते हैं टाइम सीरीज। ठीक है, द चेंज इन वैल्यू ऑफ सेल इज फाइंड आउट। अब देखा भाई, पहले साल में 5 लाख की सेल हुई, दूसरे साल में 4.5 की कम हो गई। ये फाइंड आउट करेंगे भाई क्या कम हो रहा है, ये क्यों चेंज के फाइंड आउट करेंगे। उससे जस्ट अगले साल में सेल 5.5 हो गई, फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा घटा, फिर बढ़ गया और बढ़ा और बढ़ा। तो जो चेंज आएगा, चेंज तो आना है दोस्तों। फिक्स का मतलब ये नहीं है, सेल फिक्स का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों एक में 5 लाख है तो अगले साल भी 5 लाख, उससे अगले साल भी फिक्स, ये फिक्स नहीं। फिक्स का मतलब है कि उसी ऊपर नीचे रहती है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आता, वो वाली बात है। तो अगर मान लो पहले साल में 5 लाख की सेल है, दूसरे साल में 4.5 की हुई, कम हुई, थोड़ी कम हुई, ऐसा तो नहीं सीधा 1 लाख पे पहुंच गया, थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ी बढ़ गई 4.75, फिर 5.20 हो गई, ऐसे करके इतना, ये फिक्स्ड वाले बात करें यहां पर। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ सेल पिछले 10 सालों में कितना चेंजमेंट आया, दैट चेंजमेंट इज नोन एज डेविएशन। उस चेंजमेंट को क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं, कि कितना चेंजमेंट आ रहा है, उस चेंज जो आ रहा है। और जो पिछले साल की सेल देखिए भाई, आगे बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर ट्रेंड देखा जाएगा भाई, बढ़ रहा है घट रहा बढ़ रहा घट रहा, उस बेसिस पर अगले लेवल के अगले ईयर की सेल को कैलकुलेट करा जाएगा। और कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए बताया जाएगा 2 मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। इसी को हमें पढ़ना है विद डिटेल, और इसके व्यापक करने हैं क्वेश्चन, और वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी बस थ्योरी पढ़ रहे हैं इसके बारे में। द स्टडी में शो द सेल समटाइम आर इंक्रीज, वही कुछ टाइम ऐसे दिख रहा है जब हम स्टडी करें 10 साल की, तो कभी इंक्रीज हो रही है, सम टाइम डिक्रीज हो रही है, बट द जनरल ट्रेंड इज अ लॉन्ग रन अपवर्ड। और ये छोटा मोटा ये शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए नहीं होता दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है दोस्तों। 10 सालों की सेल की बेसिस पर हम 1 साल की सेल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 10 सालों का डाटा हमें गिवन है, ठीक है, 10 सालों का हमें डाटा गिवन है। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस पर आता है। देखो मीडियम टर्म 1 साल ही हो गया तो मीडियम टर्म हो गया, और लॉन्ग टर्म तो हमें जा रहे हैं कि जो हमें डाटा गिवन है उससे जो हमें स्टडी करिए उसमें दिख रहा है कि कभी सेल बढ़ रही है, कभी घट रही है। ठीक है, एक लॉन्ग रन में देखे तो सेल अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड, ऐसे चलता है। बट यहां पर जो होता है ना ट्रेंड, जैसे कि इन द सेंस कि आप ये समझो कि हमने ये स्टडी कर रहे हैं कि हम पहले साल में सेल 5 लाख, दूसरे साल में 4.5 लाख, तीसरे साल में 4.75, 14 साल में फिर 5 लाख, फिर 5.25, ऐसे कर घट रही है बढ़ रही है, घट रही है बढ़ रही है, तो इंक्रीज डिक्रीज चलता रहेगा। दैट चेंजमेंट इज नोन एज डेविएशन। और इस बेसिस पर हम अपनी फ्यूचर की सेल को कैलकुलेट करा जाएगा। और जो ये ट्रेंड होगा ना, जो बनेगा, जो भाई बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, इस ट्रेंड को हम नाम देते हैं सर्कुलर ट्रेंड। ये याद रखिएगा, इंक्रीज डिक्रीज वाला जो ट्रेंड होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, दैट्स ट्रेंड इज नोन एज सर्कुलर ट्रेंड। इसलिए इसको ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड कहा गया। पास्ट ईयर के डाटा का निकाल के अगले लेवल के डाटा को फाइंड आउट करना, अगले लेवल की सेल को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब जरा देखने पर इसमें एक अजम्पशन होती है। देखा, द सेल फोरकास्टिंग विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आर मेड ऑन द अजम्पशन दैट द सेम ट्रेंड विल कंटिन्यू इन अ फ्यूचर। यही तो बात है, बस ये एक अजम्पशन होती है कि जो ट्रेंड अभी तक चलते हुआ आ रहा है फ्यूचर में भी वही ट्रेंड चलेगा, ये एक अजम्पशन होती है। जैसे कि 5 सालों का ट्रेंड देखा, अगर मैं 5 सालों की सेल कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखूंगा, पिछले 5 सालों में देखूंगा क्या सेल का ट्रेंड रहा है, कब बढ़ी है, कब घटी, कब बढ़ी है। तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि अगर मुझे, ध्यान सुना, ये है मैं यहां हूं, तो मुझे अगर आगे की 5 साल की सेल जानना है तो मैं पीछे का 5 साल का ट्रेंड देखूंगा। मैं कहूंगा अगर ये ट्रेंड जो है वही ट्रेंड यहां पर ऐसे ही चलेगा, इसमें अजम्पशन होती है एक, और इस अजम्पशन के बेसिस पर ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड अप्लाई होता है। पर ऐसा जरूरी नहीं होता दोस्तों, ये भी पता है आपको, क्योंकि हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अजम्पशन तो करनी पड़ेगी, उसके बिना फोरकास्ट तो होगा नहीं। तो यहां पर हमने क्या करा कि यहां पर एक इस मेथड में अंदर एक अजम्पशन होती है सेल फोरकास्ट करने की। अगर आप आगे 5 साल की सेल को फोरकास्ट करना चाहते हो तो पिछले 5 साल का ट्रेंड देखो। अब यहां पर मानते जो पिछले ट्रेंड था वही फ्यूचर में अगला ट्रेंड रहेगा, ट्रेंड सेम ही रहेगा, बढ़ती घटती रहती है वो अलग चीज है, पर ट्रेंड जैसे बढ़ रहा है, हल्का सा बढ़ रहा है, नीचे आए फिर बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है, तो वही चीज वहां पर भी चलेगा। तो उस बेसिस पर सेल कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहां पर एक अजम्पशन लेते हैं, और अजम्पशन क्या है कि सेम ट्रेंड चलेगा, जो ट्रेंड पिछले 5 साल था वही ट्रेंड आगे 5 साल तक रहेगा, उस बेसिस पर कैलकुलेट करी जाएगी, सेम ट्रेंड फॉलो करा जाएगा, एज्यूम करते हैं ऐसा।
ऐसा मानकर चलते हैं कि पिछले 5 साल में जो सेल डिक्रीज बढ़ी है, घटी है, बढ़ी है, घटी है, अगले 5 साल भी वही सेल बढ़ी घटी बढ़ी गई, उस बेसिस पर, उसके एवरेज बेसिस पर निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए तो पूरी क्लास लगाऊंगा अगली, देखना आप। This method, the method which is generally used in fitting the trend in this method is the method of least square। देखो, जब हम ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड लगाते हैं तो इसके अंदर एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड और स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड। ठीक है, ये मेथड निकालता है कैसे हम फोरकास्ट करेंगे अगले 5 साल की, अगले 1 साल की सेल, अगले 2 साल की सेल, अगले 3 साल की सेल। तो इसमें एक नाम दिया गया है मेथड का। इस मेथड के अंदर होते हैं फॉर्मुलेस और मैथमेटिशियन से फॉर्मुले ड्राइव करें और उस फॉर्मुले को लगाकर हम अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की सेल कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों क्या समझ में आया, नहीं आया? यस। द लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये लाइन, ये लास्ट वाली लाइन क्या है आपको समझाऊंगा, ये लाइन क्या है। द बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड द फ्यूचर सेल आर प्रोजेक्टेड। रेग्रेशन इक्वेशन क्या होती है पता है आपको? चलो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा ये चीजें। रेग्रेशन इक्वेशन, y ऑन x क्या हुआ है, x ऑन y क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीज तो मैथमेटिक्स है थोड़ी बहुत, पर यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे समझा दूंगा। स्टैट्स में आप फाउंडेशन पढ़कर आए और डायरेक्ट इंटरेस्ट आए तो कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड क्या समझ में आया? पास्ट का ट्रेंड देखकर फ्यूचर की सेल को कैलकुलेट करना। एजम्पशन ये मानते हैं जो पास्ट में ट्रेंड रहा होगा वही फ्यूचर में चलेगा, पास इस बेसिस पर सेल को कैलकुलेट करते हैं। और एक मेथड लगाते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, बोल लो, जो फेमस नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड है, और वैसा नाम होता है तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड। और उसके अंदर एक लाइन जाती है, उस बेसिस पर अपवर्ड डाउनवर्ड देखते हैं और वहां पर बोलते हैं लाइन ऑफ द बेस्ट फिट। ये बोलते हैं लाइन ऑफ द बेस्ट फिट। अब वो क्या लाइन ऑफ द बेस्ट फिट, जो अगली मैं क्वेश्चन बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा वो। ठीक है, अगला मेथड ये आता है मूविंग एवरेज मेथड। देखो ये मेथड तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, बट इसकी थ्योरी दे रखी है, कैलकुलेशन दे दी, पर आपको समझ में नहीं आएगी ये कैलकुलेशन। ये मेथड एक स्ट्रेटेजिकल मेथड है और ये ट्रेंड के कैलकुलेट द ट्रेंड थ्रू द मूविंग एवरेज। यहां पर क्या होता है दोस्तों, ध्यान सुनेंगे। देखो मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है, सिंपली क्या होता है, ये एवरेज मेथड का सिंपली एवरेज सिस्टम को फॉलो करता है। एवरेज, एवरेज क्या मतलब, देखो ये क्या कहता है, ये कहता है मान लो आपके पास 10 दिन की सेल आपको गिवन है, 10 दिन की सेल आपको गिवन है, तो भाई पहले दिन की सेल ये रही, दूसरे दिन की सेल ये रही, तीसरे दिन के दिन सेल ये रही, और सो ऑन, 10वें दिन की सेल ये रही। इन सभी सेलों को हम ऐड करेंगे और 10 से कर देंगे डिवाइड। इन सभी सेलों को ऐड करेंगे और 10 से कर देंगे डिवाइड, और जो भी सेल निकल कर आएगी वो कहेंगे हम फ्यूचर में इतनी सेल होने के चांसेस है। इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है दोस्तों, एक एवरेज बताता है कि पास्ट ट्रेंड को देखते हुए कि अभी 10 दिन की अगर आपके पास सेल आपको गिवन है, उस 10 दिन की सेल के बेसिस पर फ्यूचर में 11वें दिन में कितनी सेल होगी, तो वो 10 दिन का जो एवरेज होगा वही 11वें दिन में सेल होगी, ऐसा माना करते हैं। दैट्स कॉल्ड मूविंग एवरेज मेथड। और दोस्तों यहां पर आपको मैंने डाल तो दिया है, पर आपको ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहां से लेकर ये लिखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये इतना पार्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस is the another statistical method to calculate trend through the moving average। मूविंग एवरेज का मतलब है सिर्फ एवरेज। एवरेज क्या होता है, मतलब आप अगर कोई 11वें दिन की सेल निकालना चाहते हो तो 10 दिन या 20 दिन का ले लियो, 20 दिन का एवरेज करो, वही 11वें दिन में 21वें दिन में सेल होगी, ऐसा। तो हम एवरेज बेसिस पर इधर काम करते हैं। आपने कहा भाई 10 साल, आपका 11वें साल की सेल चाहते हो तो 10 साल का जो वो है उन 20 साल का एवरेज निकालो, 10 साल के सेल को ऐड करो, 10 से डिवाइड कर दो, एवरेज जो आया उसका वही एवरेज 11वें साल में हो सकता है इतनी सेल हो। एवरेज बेसिस पे काम करते हैं, यही कहता है मूविंग एवरेज मेथड। कहता है ये कैसे कैलकुलेट होगा हमें जानना नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया है। कहता है पहले एन एप्रोप्रिएट पीरियड इज टू बी डिटरमाइंड फॉर मूविंग एवरेज कैलकुलेटेड। पहले निकालो कि कितने साल की सेल से आप कितने साल का एवरेज निकालना चाहते हो। आप 10 सालों की सेल को जोड़कर एवरेज निकालना चाहते हो, या 20 सालों की सेल को एवरेज निकालना चाहते हो, या 10 दिन की, या 10 महीने की, या 10 आपके पास 20 महीने की, कितने, मतलब पीरियड सेलेक्ट करो। मूविंग एवरेज किसका निकालना चाहता हूं, तो जब एन एप्रोप्रिएट पीरियड टू बी डिटरमाइंड फॉर विच द मूविंग एवरेज इज कैलकुलेटेड। ठीक है, वैसे तो हमारे इसमें है नहीं, अगर आपको डीपली पढ़ना है ना दोस्तों, तो डीपली पढ़ने के लिए आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं पढ़ना पड़ता, इसके लिए बहुत कुछ स्ट्रैटेजिकल पढ़ना पड़ता है, स्टैट्स। और वहां यह स्टैट कहां होता है, जब जो मास्टर इन स्ट्रेटेजी करते हैं ना दोस्तों, वहां पर इसको सिखाया जाता है। बेसिकली हमें यहाँ पर इस चैप्टर, हमारे चैप्टर में भी नहीं है, हमें इसका नाम दे रखा है, फिर भी मैंने एक तरीका आपको बताया। इसके मूविंग जो अभी मैंने बताया ना, सिंपल मूविंग एवरेज मेथड होता है। सिंपल मूविंग, इसके अंदर वेटेड भी होता है, आगे बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। सिंपल मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है कि यहाँ पर आपको
जितने पीरियड की सेल है उस सेल को ऐड करो और डिवाइड बाय 10 करो। सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए, अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको पीरियड कितने टाइम, कितने पीरियड का, मतलब ईयर्स में, 10 ईयर में, 20 ईयर में, 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 10 महीने में, 5 महीने में, किस पीरियड का, उस पीरियड का एवरेज। व्हाइल डिटरमाइन द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, नॉर्मल साइकिल टाइम ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ सीरीज शुड बी कंसीडर्ड। ये आपको रहने दो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको समझ में नहीं। ये समझ पता है कब आता है, जब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको बस ये चीजें नहीं पढ़नी, आपको यहां पर इस जगह पर क्या लिखना है, सिंपली आप एक चीज लिखो इस मूविंग एवरेज मेथड की जगह पर। देखो यहां पर इंस्टीट्यूट का क्या है दोस्तों, इंस्टीट्यूट तो लिखकर छोड़ देगा। अब इसके यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा मूविंग एवरेज के बेसिस पर, क्योंकि मूविंग एवरेज हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आपको एक मेथड बता रहा है जो कॉमनली यूज होता है, और ये मेथड का मैंने आपको सिखाया। इसके अंदर बहुत सारे सब मेथड है जो इस मूविंग एवरेज मेथड कहा जाता है, उसकी जगह पर अलग अलग मेथड लगाए जाते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज मेथड, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, और भी बहुत सारे मेथड है। तो दिस इज द अनदर स्टैटिकल मेथड टू कैलकुलेट, एक अनदर स्टैटिकल मेथड है, और इस मेथड के अंदर हम एवरेज बेसिस पर हम फोरकास्टिंग करते हैं। ये इन दिस मेथड वी कैलकुलेट द फोरकास्टिंग ऑफ द सक्सेस लेवल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, ऐसे लिख दो। इन दिस मेथड, इसको लिखने की जगह नहीं है, मैंने पहले मैं लिखता नहीं, मैं कटवा देता, पर मैंने जान मुझको उसको लिख कर काट रहा हूं कि ये वाला स्टडी मैट में तो लिखा हुआ है, पर ये कैलकुलेशन है दोस्तों, और कैलकुलेशन तब काम आती है जब हमारे सिलेबस में होता। कैलकुलेशन यहां पर है, इसको करने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। यहां पर सिंपली लिख सकते हैं, इन मूविंग एवरेज मेथड एवरेज शुड बी टेकन। या बहुत अपनी तरीके से लिख रहे हैं कि भाई मूविंग एवरेज मेथड में हम एवरेज बेसिस पर काम करते हैं। अगर हमें 11वें साल की सेल निकालनी है तो हम पिछले पास्ट ट्रेंड को देखते हुए उसका एवरेज निकालेंगे, और वही 11वें साल की सेल ट्रीट करते हैं ऑन अ फोरकास्टिंग बेसिस। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप अपने तरीके से हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लो समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप क्या, मूविंग एवरेज मेथड ये हो गया। आपको जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या है, क्राइटेरिया ऑफ गुड फोरकास्टिंग मेथड। ये पता क्या कहता है, ये कोई मेथड नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है। कहता है कि अगर आपको एक फोरकास्टिंग, गुड फोरकास्टिंग मेथड चाहिए ना, तो उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए। कहता है देखो सिंपली, मैंने आपको बहुत सारे मेथड पढ़ाए, अभी 7 मेथड आपको बताए। अब जैसे मूविंग एवरेज की बात ले लो, 10 सालों की सेल का एवरेज करा, और जो एवरेज आया उसको 11वीं साल की सेल मान ली। क्यों मान ली भाई, जरूरी है कि 11वीं साल की सेल उतनी आएगी, नहीं आती तो, समझ रहे हो आप। तो एवरेज के बेसिस में से सही होता है। तो यही हर एक चीज, हर एक मेथड जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया 7 मेथड, इस 7 मेथड में जो मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, उन सभी मेथड के अंदर कोई फायदे भी और घाटे भी है। हो सकता है कि सेल मिल जाए, हो सकता है कि सेल ना मिले, डिफरेंसेस बहुत आए, डेविएशन बहुत आ जाए, समझ आ रहा है। तो यहां पर क्या होता है, ये कहता है कि ये कोई मेथड नहीं है। पहली बात तो ये कहता है कि एक गुड फोरकास्टिंग मेथड आपको अगर देखना है तो उसके अंदर ये क्राइटेरिया होने चाहिए। देखो पढ़ना, आपको समझ में आएगा। इट कैनॉट बी सेड विच मेथड ऑफ सेल फोरकास्टिंग इज बेस्ट। ये नहीं कह सकते जो ऊपर 7 मेथड पढ़ाए उसमें से कौन सा बेस्ट है। बिकॉज क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एवरी वन हैज ए मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इट्स ओन। सबके अपने कुछ फायदे हैं और अपने कुछ घाटे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा हमारे लिए गुड फोरकास्टिंग मेथड रहेगा। अगर हम सेल फोरकास्ट करना चाहते हैं तो इन मेथड में से कौन सा हमारे लिए गुड फोरकास्टिंग मेथड रहेगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि सभी मेथड के अपने कुछ फायदे और अपने कुछ घाटे हैं। तो फिर क्या करें जिससे हमको ही पता चले कि हमारे लिए कौन सा मेथड वो है बेनिफिशियल रहेगा। द सुटेबल ऑफ द मेथड डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर। कहता है अगर आपको अपने लिए बेस्ट मेथड चुनना है फोरकास्टिंग का तो वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, अवेलेबल टाइम कितना है आपके पास, पास रिकॉर्ड है या नहीं, उसका नया प्रोडक्ट लॉन्च करे तो उस प्रोडक्ट का कोई पास रिकॉर्ड नहीं है, पुराना प्रोडक्ट दोबारा मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहे हो तो पास रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। वेल्थ एंड एनर्जी, वेल्थ कितनी आपके, कितनी कैपिटल है, कितने आपके पास लेबर का सोर्सेज को बना सके। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, भाई उतने टाइम पे बना सके और एक्यूरेसी में बनाए। एक्यूरेसी मतलब इन द सेंस कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनाए उसमें कमियां ना हो कुछ भी, और दूसरा आपके पास जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो बढ़िया तरीके से हो। फोरकास्टर कितने हैं जो फोरकास्ट करेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, यहां पर आपको अगर कोई अपने लिए कोई मेथड सेलेक्ट करना है, ये कोई मेथड नहीं है, सबसे पहले तो बता रहा हूं ये कोई मेथड नहीं है। ये हमें बताता है कि अगर आपको अपने लिए मेथड सेलेक्ट करना है तो यहां पर क्या है, कुछ सुटेबल फैक्टर्स है, फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है आपके लिए मेथड। इसमें से देखो कि आपको जो मैंने साथ बढ़ाए उसमें देखो कि आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, डिपेंड ऑन द अवेलेबल टाइम, पास रिकॉर्ड्स, वेल्थ एंड एनर्जी।
और फोरकास्टर कितने हैं जो फोरकास्ट करेंगे। तो ये सभी चीज पे डिपेंड करता है एक एंटरप्राइज के अंदर। तो अगर मेरी कोई कंपनी है, तो अगर मुझे कोई फोरकास्टिंग का मेथड सेलेक्ट करना है तो मैं इन फैक्टर्स के बेसिस पर सेलेक्ट करूंगा कि मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सभी मेथड्स के अपने कोई फायदे हैं और अपने कोई घाटे हैं। सभी मेथड के अपने अपने फायदे होते हैं और अपने घाटे होते हैं, इसलिए इस बेसिस पर हम सेलेक्ट करेंगे। However, in general, good forecasting method must be processed the following qualification। कहता को जो फोरकास्टिंग अगर आप मेथड सेलेक्ट करना है तो अगर उनके अंदर ये सारी क्वालिफिकेशन है, एक्यूरेसी, सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, अवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड यूटिलिटी, कोई भी मेथड आप अगर सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन है तो वो मेथड आपके लिए बेस्ट है। ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई कोई भी मेथड बेस्ट क्या होगा, गुड कब होगा, गुड फोरकास्टिंग मेथड के अंदर हमेशा ये वाली फैसिलिटी, ये वाली क्वालिफिकेशन, फैसिलिटी कह रहा हूं, ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये वाली चीजें इसके अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए। सबसे पहले एक मेथड के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक मेथड के अंदर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, एक मेथड के अंदर इकोनॉमी होनी चाहिए, एक मेथड के अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए और यूटिलिटी होना चाहिए। अगर किसी मेथड के अंदर ये सारी चीजें है तो वो मेथड गुड है और वो आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये समझाने की कोशिश कर रहा है। एक बार इसको सिंपली पढ़ते हैं, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पर मैंने बता दिया। एक मेथड, यहाँ कोई ये मेथड नहीं है ना कोई की, ये क्योंकि मेथड नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है, लिख तो दिया क्राइटेरिया ऑफ गुड फोरकास्टिंग मेथड। क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा एक गुड फोरकास्टिंग मेथड को ढूंढने का, वो क्राइटेरिया आपको बता रहा है कि भाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए। शॉर्ट डाउन पे पूछ सकता है आपको कि भाई गुड फोरकास्टिंग मेथड का क्राइटेरिया बताओ, तो आपको बताना है कि भैया एक्यूरेसी, सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, अवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, यूटिलिटी। पढ़ते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्टिंग फिगर इज लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्टिंग फिगर मतलब आपने जो फोरकास्ट किया, आपको लगता है कि मेरी सेल 10 लाख की होगी, आपको लगता है फ्यूचर में मेरी सेल 10 लाख की होगी। एक तो भाई समझो कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। जैसे लाइफ के लिए ब्लड इंपॉर्टेंट है ना, वैसे फोरकास्टिंग के लिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ये समझाने की कर एक मुहावरा लिख दिया, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। लाइफ ब्लड ऑफ द मतलब जैसे इंसान को जीने के लिए ब्लड जितना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी बिजनेस में जब फोरकास्टिंग होती है तो उसके लिए एक्यूरेसी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना लाइफ के लिए ब्लड है, उतना बिजनेस की फोरकास्टिंग के लिए एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी मतलब सही, कि अगर मैंने एक फोरकास्टिंग करा, मैं एक मेथड का लगा के मैंने फोरकास्ट करा कि मेरी सेल 10 लाख की होगी, मेरी सेल 5 लाख की हुई एक्चुअल में, तो ये एक्यूरेसी नहीं हुई। एक्यूरेसी मतलब हुई कि आसपास 9,25,000, 9,50,000, 9,75,000 आसपास हो, ये नहीं कि सीधा इतना कम हो जाए 5 लाख पर आ जाए। तो एक्यूरेसी होना हर एक मेथड में बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी उसके लिए खून है। और जैसे लाइफ में ब्लड, लाइफ के लिए ब्लड जैसे होता है ना इंपॉर्टेंट, वैसी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है फोरकास्टिंग के। फोरकास्टिंग कोई फायदा नहीं है फोरकास्टिंग जब एक्यूरेसी नहीं है उस फोरकास्टिंग के अंदर। मतलब ज्यादा डिफरेंसेस ना आए, कम रहे बहुत। 10 लाख है तो 9 से 11 तक चले जाए, भाई बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। घर कितना जाएगा 9 तक, बढ़ कितना जाएगा इतना चलता है। ये नहीं सीधा ही 5 लाख पे आ जाए, सीधा 2 लाख पे, वो एक्यूरेसी नहीं हुई, फिर बेकार मेथड है। फिर क्या मेथड लगाया आपने, सोचा कि भाई 10 लाख की सेल हो जाएगी, पर आपने जो मेथड लगाया वो गंद मेथड है, इसमें मतलब आपकी सेल 2 लाख की हुई, तो मेथड बेकार है। वो क्या फायदा आपको इतने मैन्युफैक्चरिंग करके। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? यस। तो एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्टिंग फिगर इज लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस बिकॉज मैनी इंपॉर्टेंट प्लान, प्रोग्राम, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी आर प्रिपेयर्ड एंड फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ सच एस्टिमेट। भाई मैंने एक एस्टिमेट, एक फोरकास्टर ने एस्टिमेट करा, जो फोरकास्ट करता है उसको फोरकास्टर कहते हैं। एक फोरकास्टर ने एस्टिमेट करा कि फ्यूचर में जो हमारी सेल होगी वो 10 लाख की होगी। अब उस एस्टिमेशन के बेसिस में प्रोडक्शन होगा, उस एस्टिमेशन के बेसिस में पैसा लगाया जाएगा, पॉलिसी बनाई जाएगी, स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, है ना। एक एस्टिमेशन की वजह में इतना सारा काम होगा। प्रोडक्शन उस एस्टिमेशन है, कह रहा है 10 लाख की सेल होगी, तो 10 लाख प्रोडक्ट भी तो बनाने पड़ेंगे, उतने प्रोडक्ट भी तो बनाएंगे जिससे सेल हो जाए। 10 लाख की सेल होगी तो मतलब 1 लाख, अगर एक प्रोडक्ट आपका 10 रुपए का बिकता है तो 1 लाख प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे आपको। तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पॉलिसी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो एक एस्टिमेशन के बेसिस पर आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अगर सोचो वो एस्टिमेशन ही गलत हो जाएगा, सारी चीज बेकार हो जाए, नहीं हो जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इफ सेल फोरकास्ट आर रॉन्ग, ध्यान देना, अगर सेल फोरकास्ट गलत हो जाए ना, 10 लाख की सेल का बोला था, उसके ब्याह पर हमने प्रोडक्शन 10 लाख के हिसाब से कर दिया, उसके ब्याह पर हमने अपनी स्ट्रेटेजी पैसा भी 10 लाख के हिसाब से लगा दिया, सब कुछ 10 लाख के हिसाब से कर दिया, और सेल फोरकास्ट हो गया गलत। देखो ऊपर नीचे तो होगा, अनुमान हमेशा ऊपर नीचे होता है, पर इतना ऊपर गलत का मतलब यहां पर है कि बहुत ज्यादा में डिफरेंस आ जाना। आप ये मत समझो कि आपने कोई अनुमान लगाया, आपने कोई एस्टिमेशन करा, वो सही हो जाए एक्चुअल 100%, ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो ऊपर नीचे होता है,
पर यहां पर ज्यादा डिफरेंस आना गलत हो जाता है। तो वह कह रहा है कि अगर सेल फोरकास्ट गलत हो जाता है तो बिजनेसमैन को बहुत बड़ा सफर करना पड़ेगा लॉसेस का। भाई 10 लाख का एस्टिमेशन बताया था आपने, एक फोरकास्टर ने कहा था कि 10 लाख की सेल होगी, पर एक्चुअल में सेल 5 लाख की हुई, तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर दिया वो तो लॉस हो गया ना, बहुत तगड़ा, बिकेगा ही नहीं वो। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये hence the method of forecasting be applied must amount to the maximum accuracy। जो भी मेथड आप लगाओगे उस मेथड के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हो फिगर की। 10 लाख का अगर सेल बोलिए तो मैक्सिमम 9 लाख की सेल तो हो, बढ़ गई तो अच्छी बात है, घट गई तो 9 की तो हो, एटलीस्ट 8 की तो हो, सीधा 5-2 में कैसा आ जाओ, समझ में आ रहा है। तो कोई भी मेथड आप लगाओगे तो उसके अंदर हमेशा मैक्सिमम एक्यूरेसी रहनी चाहिए, ये वाली बात कर रहा है। समझ में आया एक्यूरेसी पॉइंट, ठीक। सिंपलिसिटी क्या भाई, अब अगर आप मेथड लगा रहे हो तो ऐसा मेथड लगा रहे हो जो आपको खुद ही को करना नहीं आ रहा, खुद ही को अप्लाई करना नहीं आ रहा, बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो सिंपलिसिटी का मतलब ये है द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग शुड बी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल मेथड होना चाहिए फोरकास्टिंग का, ठीक। तो जो मेथड आप फोरकास्टिंग का लगाओगे वो क्या होना चाहिए, सिंपल। डिफिकल्ट हुआ तो आप खुद ही नहीं लगा पाओगे, तो फिर क्या एक्यूरेसी आएगी, समझ में आ रहा है। तो कहता है सिंपलिसिटी, तो मेथड ऑफ फोरकास्टिंग शुड बी वेरी सिंपल। इफ द मेथड इज डिफिकल्ट और टेक्निकल देन देयर इज अ वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक। ऑब्वियस ही बात है, जब मेथड ही खुद को ही समझ नहीं आ रहा, जब हम अप्लाई करेंगे तो गलत तो होगी, गलती तो निकल आएगी उसके अंदर। तो अगर मेथड सिंपल नहीं हुआ तो फोरकास्टिंग सही नहीं होगी और एक्यूरेसी नहीं आएगी। इफ द मेथड इज डिफिकल्ट और टेक्निकल, जो खुद को समझ नहीं आ पा रहा, खुद ही नहीं लगा पा रहे ढंग से, तो फिर जो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक है वो तो होगी ना दोस्तों। Some information are collected from the outside and that will remain unanswered or inaccurate reply will receive। यार हम किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि भाई देखो हमें ये मेथड अप्लाई करके इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें इस मेथड में कह रहा है कि भाई इस तरीके से इंफॉर्मेशन लेना, वो मेथड इतना टेक्निकल है, हम इंफॉर्मेशन खुद ही नहीं पूछ पा रहे। जब हम ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं पूछ पाएंगे किसी से तो वो ढंग से रिप्लाई भी नहीं करेगा, समझे। हमें मेथड जब टेक्निकल लग रहा है, हमें मेथड जब डिफिकल्ट लग रहा है, उसने बहुत सारी लिस्ट बनाकर देखी, सब पूछना है, पूछने का तरीका नहीं आया, सब कुछ तरीके कुछ नहीं तरीका नहीं आया कि भाई किस तरीके से पूछे, क्योंकि मेथड इतना टेक्निकल है। अब मेथड क्या हो सकता है, सर्वे करना, डायरेक्टली कस्टमर से कॉल करके पूछ रहे हैं कस्टमर से, हेलो सर कैसे हो आप, फोन काट, सीधा फोन काट दिया उसने, ठीक ठीक है सर। तो अगर मेथड डिफिकल्ट हुआ, हम खुद ही मेथड नहीं समझ पा रहे, तो हम दूसरे से क्या पूछेंगे, हम ओपिनियन लेनी है, हम खुद ही समझ नहीं पा रहे किस तरीके से ओपिनियन लिए, ठीक है। तो उस तरीके से कह रहा है कि अगर आप वो मेथड डिफिकल्ट रहेगा तो बाहर वाले से जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उनके आंसर भी डिफरेंट पूछ रहे हो, वो बता कुछ रहे, ये पूछने का तरीका नहीं आ रहा आपको, है ना, हेलो सर, हेलो हेलो नहीं तरीका, सर ये बताना जरा, ये कुछ तरीका है एक तरीके का बोलने का। तो वो वाली बात है कि अगर मेथड डिफिकल्ट हुआ या मेथड टेक्निकल हुआ तो हमें समझ नहीं आएगा, जो फोरकास्टर है उसको वो नहीं पूछ पाएगा, तो फिर जो आंसर देने वाले होंगे वो कैसे पूछेंगे, वो कैसे आंसर देंगे, वो उनका भी आंसर ऐसे ही आएगा। इसे लिखा है सब इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन तो बाहर से कलेक्ट करनी पड़ती है, दैट विल रिमेन अनआंसर्ड, कुछ अनआंसर्ड रह जाएगी, नहीं पता होगा, पूछने का नहीं आया होगा समझ में, जो हम पूछ रहे वो उनको समझ नहीं आया होगा तो नहीं बता पा रहे होंगे, या बताते रहेंगे तो अनएक्यूरेट है, इतना सही तरीके से नहीं बता पा रहे होंगे। तो अगर वही नहीं बताएंगे तो हम फोरकास्टिंग करेंगे कैसे, समझ में आ रहा है। ही विल रिसीव इफ द मेथड इज डिफिकल्ट, ये कब होगा, ये कब अनआंसर मिलेगा, हमने पूछा उन्होंने रिप्लाई नहीं करा, या हमने पूछा उन्होंने गलत रिप्लाई कर दिया, समझ नहीं आया, कुछ ऐसा डिफरेंट रिप्लाई कर दिया, तो वो कब होगा, जब मेथड डिफिकल्ट होगा। मैनेजमेंट मस्ट आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड हैव कॉन्फिडेंस इन दिस मेथड। मैनेजमेंट ऐसा मेथड सेलेक्ट करे जिसमें आपको वेरी सिंपल हो, वो अंडरस्टैंड कर पाए, जिससे उनको कॉन्फिडेंस भी आए, हम ये मेथड लगा रहे हैं तो सही एक्यूरेसी होगी, समझ में आ रहा है। तो सिंपलिसिटी होनी जरूरी है दोस्तों। इकोनॉमी, the method is to be used should be economical taking into account the importance of the accuracy of the forecast। obvious सी बात है सर, इकोनॉमी का मतलब एक तरीके से ये हुआ कि यहां पर जब एक्यूरेसी होगी भाई, इतनी सेल हो सकती है, इतनी सेल हमारी हो सकती है और लगता है कि हाँ इतनी सेल हो जाएगी, उस हिसाब से सर हमारा यहाँ पर इकोनॉमिकल एडवांटेज हो जाएगा, एक फायदा हो जाएगा हमारे को कि यार हाँ यार इतनी सेल हुई, हमने जो फोरकास्ट करा वो बढ़िया तरीके से हुआ। कॉस्ट मस्ट बी वेटेड अगेंस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोरकास्ट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। कॉस्ट इकोनॉमिक एक तरीके से है पैसा, ठीक है, एक तरीके से हम इकोनॉमी वाला इकोनॉमी मत समझो इधर, वो इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमी नहीं है इधर दोस्तों। इधर ये है कि अगर हम मेथड लगाते हैं तो हमें एक बेनिफिट मिल जाएगा, भाई जो हमने पैसा लगाया है वो सही जगह यूज हुआ है, जो हमने पैसा लगाया हमारी एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट आ गया, हमने मेथड सही सेलेक्ट करा था, सिंपलिसिटी था, फोरकास्ट एक्यूरेसी आई है उसके अंदर, 10 लाख की सेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम जो पैसा लगा रहे हैं वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल देगा, आगे हम पैसा लगाएंगे सेल होगी, उसमें आगे हमारा को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जीडीपी बढ़ेगी, अगर उसी इकोनॉमी में ले आना तो ये जीडीपी तो बढ़ गई, ज्यादा से ज्यादा माल बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा तो क्या जीडीपी इंक्रीज होगी, इकोनॉमी वाला इकोनॉमी ले जाता तो उसमें भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो वहां पर नहीं बढ़ेंगे, हमारी बिजनेस के लिए इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ठीक है, और माल बिकेगा आगे जाए। अवेलेबिलिटी, दिस मेथड शुड बी सच ऑफ विच आर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मे बी अवेलेबल
immediately and reasonable accuracy. Moreover, technical must be quick result and useful for information of the method. बड़ा सिंपल है अवेलेबिलिटी का मतलब, जब हमें जिस चीज की जरूरत है, हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, हम आप फोरकास्टर हो मेरी कंपनी के, मैंने कहा भाई बताओ कितने का माल बिक जाएगा अगले वाले दिन में, मतलब आगे हफ्ते में कितना माल बिक जाएगा। तो अगर आपने जो मेथड लगाया वो हमें जल्दी बता ही नहीं पा रहा, तो क्या फायदा उस मेथड लगाने का। तो कहता है कोई भी मेथड आप सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी का मतलब वो जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सके, जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, जिससे हमें पता चले। मैं एक फोरकास्टर को बोल रहा हूं कि एक मेथड अप्लाई करो जिससे हमें पता चले कि हमारी फ्यूचर में होने वाली सेल कितनी होगी, फ्यूचर में एक हफ्ते की सेल बता दो मुझे। अब वो मेथड लगा रहा 5 दिन, तो उसने ये निकालने में लगा दी, कितनी देर, एक ही दिन बचा। तो क्या फायदा ऐसा मेथड का जो यूजफुल ना हो, इन्फॉर्मेशन दे और जो जल्दी ना दे। तो कहता है कोई भी मेथड होगा तो एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन दे दे और क्विकली दे दे, क्विक रिजल्ट दे दे अपने मेथड का। मेथड लगाया, जो इन्फॉर्मेशन देनी थी भाई इतनी सेल हो जाएगी आपकी, इस पीरियड पे हो जाएगी। तो एक मेथड जैसा लगाओ जो जल्दी इंफॉर्मेशन दे और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे, वो वाले क्राइटेरिया पे होना चाहिए उस मेथड। स्टेबिलिटी, द डाटा फोरकास्टिंग शुड बी सच wherein the future change and expected to the minimum or reliable feature of the planning for some time. कहता है स्टेबिलिटी, स्टेबल मतलब भाई ऐसा मेथड, डाटा क्या होगा चेंज होगा, मार्केट क्या होती है चेंज होती रहती है, फ्यूचर क्या होता है चेंज हो जाता है, तो जो मेथड है उसको भी बार बार चेंज ना करना पड़े। एक मेथड चुनो जो स्टेबल रहे हमेशा के लिए, उसी स्टेबिलिटी से हम उसको निकाल पाए, किसको, फोरकास्टिंग कर पाए उस मेथड से। तो मेथड क्या होना, स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आज ये मेथड चला अगली बार डाटा चेंज होगा तो हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ रहा है। एक ही मेथड लगो जो स्टेबल रहे, चाहे कैसे भी डाटा आ जाए उसको प्रोसेस करके वो अपनी फोरकास्टिंग निकाल सके। दैट्स कॉल्ड यूटिलिटी का मतलब सिंपल है, फोरकास्टिंग टेक्निक मस्ट बी इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड सुटेबल फॉर द मैनेजमेंट। यूटिलिटी मतलब हमारे लिए कितना सुटेबल है, ऐसी फोरकास्टिंग ऐसा कोई फोरकास्टिंग टेक्निक मतलब मेथड, ऐसा कोई फोरकास्टिंग मेथड लगाओ जो अंडरस्टैंडेबल भी हो हमारे लिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंड कर पाए और साथ में हमारे लिए बेनिफिशियल रहे और हमारे लिए सुटेबल रहे, हम कर सके उसको। दैट्स कॉल्ड यूटिलिटी। और दोस्तों यहां पर हमारी थ्योरी खत्म होती है। दोस्तों आपके पेपर में अगर ये इंपॉर्टेंट है बात, सिंपली पूछ सकता है शॉर्ट नोट के अंदर 3 नंबर में कि राइट द क्राइटेरिया ऑफ गुड फोरकास्टिंग मेथड। पेपर में देखा भी गया है ये, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है और एक मैंने पिछली क्लास में इंपॉर्टेंट रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ये मेथड्स वगैरह तो मैंने इतने देखे नहीं आए हुए, पर ये दो एक ये आया हुआ देखा है कि क्राइटेरिया बता दो फुल फोरकास्टिंग, तो ये 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, अपने मन से लिखना, अपने मन से लिख दीजिएगा, ये लिखा है इसके अंदर लिख सकते। देखो ऐसा करो कि कुछ बातें इसमें से लिख लो और कुछ बातें अपने उस लैंग्वेज में लिखो, तो वो सिंपल भी रहेगा, थोड़ा नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर में अंदर अगर आप 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिख रहे हो और 6 पॉइंट में भी कुछ बातें तो आप इसकी उतार रहे हो, कुछ बातें अपनी लिख रहे हो, तो आपको नंबर 3 मिलेंगे भाई, पूरे नंबर मिलेंगे। वो क्या कितने काट लेगा भाई, एक तो पूरे पॉइंट एक्यूरेट वो लिख लिए और कुछ बातें आपने स्टडी मैट की डाल दी, कुछ बातें आपने अपनी भी डाल दी, तो नंबर मिलते हैं दोस्तों। और यहां पर मेरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आगे क्लास में हम आपको ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड जो मैंने थ्योरी आपको पढ़ाया है इसको भी यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे। और नाउ अब प्रैक्टिकल की क्लास चालू होगी दोस्तों हमारी, और देखना आप, अब आएगा मजा आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ने में। अभी तक 6 क्लास हो चुकी है ऑपरेशन मैनेजमेंट की और 6 की 6 थ्योरी हुई है, तो आपको इतना लग नहीं रहा होगा कि यार क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे थ्योरी, पर थ्योरी जो पढ़ाई है ना दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाई और बहुत डिटेल में पढ़ा दी, वो हर बातें कवर कर ली जो इंपॉर्टेंट है। इस 2 चैप्टर में 2 थ्योरी इंपॉर्टेंट थी आपकी, एक तो एक क्राइटेरिया, मेथड्स इतना देखा नहीं गया पेपर के अंदर, हाँ पर्टिकुलर मेथड पूछ सकता है वो अलग चीज है, पर कितना ही याद कर लोगे आप, तो 2 चीज तो इसके अंदर याद करना थ्योरी, एक मैथ ये हो गया और स्टेप्स याद कर लेना फोरकास्टिंग के, और ये क्राइटेरिया याद कर लेना। ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो फोरकास्टिंग में प्रैक्टिकल लाकर ये पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, चलो तो आज की क्लास को यहां समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आपको मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल कराएंगे और भर भर के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन स्टडी मैट में है ना वो तो करेंगे, जितने क्वेश्चन स्कैनर में मिलेंगे ना डिमांड फोरकास्टिंग सारे होंगे वो सारे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।